विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले यात्रियों पर लग सकता है 5 साल का बैन। एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार को यह सुझाव दिया है। कल इंडिगो कंपनी के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, उसमें बम होने की धमकी मिली थी। कल ही एयर इंडिया के विमान को ऐसी ही धमकी के बाद अयोध्या के एयरपोर्ट में इमरजेंसी में उतारा गया। 2 दिनों में 10 विमानों में बम होने की अफवाह फैलाई गई, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि सुरक्षा जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकी यानी होक्स कॉल को सरकार ने गंभीरता से लिया। होक्स कॉल करने वाले यात्री 5 साल के लिए बैन हो सकते हैं। एयरलाइंस ने सरकार को सुझाव दिया है कि नुकसान की वसूली होक्स कॉल करने वालों से की जाए। इस बीच इंडिगो फ्लाइट में बम की झूठी खबर फैलाने वाले को मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। जिस एक्स हैंडल से धमकी दी गई वो एक नाबालिग की हरकत निकली। पुलिस ने उस हैंडल के यूजर फजरुद्दीन निर्बान को अरेस्ट किया, जबकि नाबालिग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुंबई में फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एनएसजी के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब वीआईपी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो तैनात नहीं रहेंगे। सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि जिन लोगों की सुरक्षा में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो लगे हुए हैं, उनके सिक्योरिटी कवर से इन्हें मुक्त करके और इन कमांडो की जगह सीआरपीएफ को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाए। 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया लागू होगी। सरकार ने कहा है कि ब्लैक कैट कमांडो का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। जिन Z+ सिक्योरिटी वाले वीआईपी की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो थे, उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी प्रमुख मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीनियर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। सरकार ने संसद की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर वीआईपी सिक्योरिटी विंग में भेजा है। इसके लिए नई बटालियन बनाई गई है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसलों को मंजूरी दी है। देश के 1 करोड़ के लगभग सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया, यानी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इस तरह भारत सरकार ने करीब 49 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर 3% बढ़ाया है। महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। सरकारी एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को इस बार अक्टूबर की सैलरी में बढ़ी हुई रकम मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला हो गया है। 6 रबी फसलों की एमएसपी 2% से लेकर 7% तक बढ़ा दी गई है। त्योहार के मौसम में सोने में रिकॉर्ड उछाल, 10 ग्राम सोने का रेट पहुंचा 79,000 के पास। त्योहारों के सीजन में दिल्ली के बाजारों में भारी चहल पहल है, लेकिन गोल्ड खरीदने की चाह रखने वाले लोगों की हवाइयां उड़ी हैं। देश की राजधानी में आज सोने का रेट 78,900 प्रति ग्राम रहा। मंगलवार को सोने का रेट 78,650 प्रति 10 ग्राम था। चांदी का रेट 93,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक ज्वेलर्स की लगातार खरीदारी के कारण सोने में ये तेजी देखने को मिली है। गोल्ड के रेट इसलिए भी उछाल मार रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है। धनतेरस के मौके पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बने। उमर सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय सिंह समेत इंडिया गठबंधन में शामिल 6 पार्टियों के नेता पहुंचे। उमर अब्दुल्ला सरकार में नौशहरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सकीना युत्तू, जावेद राणा, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा को मंत्री बनाया गया है। डिप्टी सीएम बनाए गए सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस उमर सरकार में शामिल नहीं हुई। उमर कैबिनेट में अभी 3 सीट खाली है, इसे बाद में भरा जाएगा। हरियाणा में कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत शामिल होंगे एनडीए के दिग्गज। कल पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद अमित शाह और नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए नेताओं की चंडीगढ़ में होगी बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। हरियाणा में हारने के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस तो खत्म हो गई है, लेकिन अब नेता विपक्ष की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के 37 में से 30 विधायकों के साथ बैठक की। हरियाणा में एक तरफ नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में विधायक दल के नेता की रेस है। आज दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के 30 विधायक पहुंचे। सैलजा समर्थक कुछ विधायकों और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को छोड़कर बाकी सभी विधायक हुड्डा के घर पहुंचे थे। हालांकि हुड्डा गुट ने इसे अनौपचारिक बैठक बताया और कहा कि बैठक में विधायक दल के नेता को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अनौपचारिक थी, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई हम नए इलेक्टेड हैं, कुछ पुराने हैं, आपस में एक दूसरे को मिल लेंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बैठक हो सकती है। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पहले राउंड में 84 सीटों पर चर्चा हुई। महाआघाड़ी में 222 सीटों पर सहमति बन गई है। इनमें से 84 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों ने इन्हीं 84 सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की। आज करीबन 84-85 सीट पे चर्चा होगी, जिसमें हमारे तीनों ने मिलकर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होगी। सूत्रों के मुताबिक महाआघाड़ी के नेताओं में सहमति बनी है कि जो पार्टी जिस सीट पर मजबूत है वो सीट उसे दी जाएगी। सीट शेयरिंग की बात सिर्फ महाविकास आघाड़ी है, सामने भी 3-4 पार्टी एक साथ है ना। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी हम आ जाएंगे सामने। महाराष्ट्र में टिकट फाइनल करने के लिए 20 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। अगले 2 दिन में आ सकती है झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है, चिराग पासवान की एलजेपी को 1 सीट मिल सकती है, आजसू को 9 सीट मिल सकती है। बीजेपी 69 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, हमारे और भाजपा के बीच में सब सामान्य है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने झारखंड में करीब 55 सीट पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। झारखंड में सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री। तरारी सीट से एसके सिंह को बनाया उम्मीदवार। बाकी 3 सीटों पर जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। बिहार में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दूसरे दलों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बीच प्रशांत किशोर ने तरारी सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तरारी विधानसभा क्षेत्र के करथ गांव के निवासी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहे हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर एसके सिंह साहब आए हैं। अपनी इस धरती के लिए आए हैं, बिहार के लिए आए हैं, तरारी की जनता के लिए आए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तरारी सीट सीपीआई एमएल ने जीती थी। विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी लॉन्च किया जनसंपर्क अभियान। आज से शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर केजरीवाल की चिट्ठी पहुंचाएंगे। दिल्ली वालों के नाम लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली वालों को चेतावनी भी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिए तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे।
दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पराली जलाने से एयर पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने CAQM को बिना दांतों का बाघ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। CAQM पंजाब हरियाणा सरकारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। दोनों सरकारों को एक्शन लेने के लिए पहले भी कहा गया था। पंजाब सरकार ने पिछले 3 साल में पराली जलाने को लेकर एक भी केस नहीं चलाया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इसरो की तरफ से पराली जलाने की रियल टाइम जानकारी मिलने के बावजूद दोनों राज्यों के अधिकारी एक्शन नहीं लेते। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों पर जुर्माना लगा दिया जाता है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र को लगे थे करीब 25 से 30 छर्रे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की असली वजह पता चली। बहराइच में जिस 24 साल के युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद बवाल बढ़ा, उसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई। उस हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल को 25 से 30 छर्रे लगे। उन छर्रों से बहुत ज्यादा खून बहा। ज्यादा ब्लीडिंग होने से ही रामगोपाल की मौत हुई। मौत की वजह शॉक और हैमरेज है। 25-30 के करीब छर्रे लगे। उन छर्रों से जो ब्लीडिंग हुई है वो अत्यधिक हुई और उसके कारण मौत हो गई है। मृतक के नाखून उखाड़ने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, ये CMO से सुनिए। दोनों अंगूठों में, पैर के अंगूठों में बर्न इंजरीज हैं और प्लस नाखूनों में चोट सी है। बहराइच हिंसा को लेकर प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा और आगजनी के मामले में दोनों पक्ष से FIR दर्ज हुई है। बिहार में जहरीली शराब ने फिर बरपाया है कहर। सीवान और छपरा में कुल 6 लोगों की मौत। सीवान के सदर अस्पताल में ये लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग भगवानपुर इलाके के माखर गांव में जहरीली शराब पीने के कारण बीमार हो गए। इससे अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लोग बीमार हैं। शराब बेचने वाले की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिससे पटना रेफर किया गया। जहरीली शराब का कहर बिहार के छपरा में भी बरपा। यहाँ मसरक थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत में भी जहरीली शराब काल बन गई। एक आदमी की मौत हो गई, 2 की आंखों की रोशनी चली गई। उधर राजस्थान के 12 में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने 20 भट्टियां ध्वस्त की और यहां से 11,500 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का मामला बड़ा चिंताजनक है। ये वो राज्य है जहां पर शराबबंदी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।